भाइयों मैं जानता हूँ हिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं लगती होगी, आप सबको बहुत पसंद नहीं होगी और पढ़ते पढ़ते सो भी जाते होंगे, टॉपिक समझ में नहीं आते होंगे। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, आखिर नंबर तो इसमें भी 100 में 100 ही लाने हैं। तो भाइयों थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ी सी मेहनत कर लो एक बार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम भार्गव, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फुल ऑन गाइड। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे रोमन साम्राज्य के बारे में, जहां मैंने अभी तक आपको आखिरी वीडियो में आपके श्रमिकों के बारे में पढ़ाया था। दोस्तों यह वीडियो इस चैप्टर का आखिरी वीडियो है, जहां हम पढ़ेंगे प्रारंभिक साम्राज्य और परवर्ती पुरा काल के बारे में। परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से मैं आप सबको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारी अगली हेडिंग है दोस्तों प्रारंभिक साम्राज्य में सामाजिक श्रेणियां। एक महान इतिहासकार हुए हैं, नाम है उनका टैसिटस, जिन्होंने रोमन साम्राज्य के लोगों के बारे में, वहां के रहने वाले लोगों के बारे में, उनके वर्गों के बारे में अपनी खोज के ब्यौरे दिए हैं। क्या है ये ब्यौरे, आइए समझते हैं। इतिहासकार टैसिटस ने प्रारंभिक साम्राज्य के लोगों के बारे में बताया कि वहां पर सेनेटर, अश्वारोही, कमानीकारू और दास रहते थे। सेनेटरों की बात करें तो इनकी संख्या दोस्तों 1000 थी, जिसमें आधे से अधिक तो इटली परिवार के होते थे। और बात अगर अश्वारोहियों की तो इन्हें नाइट्स या इक्वाइट्स भी कहा जाता था। जनता में सम्मानी वर्ग थे ये, जिनका संबंध महान घरानों से होता था। तीसरे नंबर की अगर हम लोग बात करें कमानीकारों की, तो दोस्तों ये फूहड़ वर्ग के लोग होते थे, जो टैसिटस के अनुसार सर्कस और थिएटर, तमाशा इत्यादि वगैरह दिखाते रहते थे। और लास्ट में बात करें दासों की, तो उनके बारे में तो आप जानते ही हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं परवर्ती काल की। परवर्ती काल जो 4वीं शताब्दी से शुरू होता है, जिसके प्रारंभिक भाग में कॉन्स्टेंटाइन प्रथम शासक थे। तो दोस्तों इस परवर्ती काल में सेनेटर और अश्वारोहियों से मिलकर के एक नया वर्ग बना था, जिसका नाम था अभिजात वर्ग। इस अभिजात वर्ग के बारे में आप 6ठे चैप्टर में खूब विस्तार से पढ़ेंगे। यह अभिजात वर्ग खूब समृद्ध था, खूब धनवान था, और सबसे बड़ी बात, इसमें आधे से अधिक लोग अफ्रीकी और पूर्वी मूल के थे। लेकिन दोस्तों यह वर्ग सैनिक सम्रांत वर्ग से कम शक्तिशाली था। याद करिए मेरा इस चैप्टर का तीसरा पार्ट, जहां पर मैंने सम्रांत वर्ग के बारे में आपको पढ़ाया था। तो ये तो बात हो गई उच्च वर्ग की। अब दोस्तों बात करते हैं मध्यम वर्ग की, जिसमें आते हैं नौकरशाही और सेना की सेवा करने वाले आम लोग। इन आम लोगों में समृद्ध सौदागर और किसान भी शामिल होते थे। मुख्य रूप से सरकारी सेवा और राज्य पर निर्भरता ही इन मध्यम परिवारों का भरण पोषण करती थी। इससे भी नीचे आने वाले वर्ग में आते निम्नतम वर्ग के लोग, जिनमें शामिल होते थे ग्रामीण श्रमिक, फैक्ट्रियों में काम करने वाले कामगार, खानों में खुदाई करने वाले कामगार, और कुछ प्रवासी कामगार, अनाज और जैतून तेल की फसल काटने वाले श्रमिक, और निर्माण कार्यों के लिए भी मजदूर, मिस्त्री जो भी होते थे वो सब। इसी वर्ग में दोस्तों स्वनियोजित शिल्पकार भी होते थे। बताया जाता है कि ये मजदूरी पाने वाले श्रमिकों की तुलना में बहुत अच्छा खाना खाते थे, बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल जो थे वो जीते थे। 5वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल के एक इतिहासकार थे, जिनका नाम था ओलिम्पियोडोरस। बड़ा अजीब नाम है। उन्होंने दोस्तों पता है क्या लिखा? उन्होंने लिखा था कि रोम में रहने वाले जितने भी कुलीन परिवार के लोग थे, वह एक साल में 4000 पाउंड सोने के बराबर अपनी इनकम करते थे। ओ माय गॉड, 4000 पाउंड सोना। दोस्तों एक मजेदार बात बताऊं, एक परवर्ती साम्राज्य की पहली 3 शताब्दियों में चांदी की मुद्रा प्रणाली जो थी वो समाप्त हो गई। रीजन क्या था? रीजन था वहां स्पेन में चांदी मिलना बंद हो गई थी। जब चांदी रही ही नहीं, तो सोने को मौद्रिक प्रणाली बना करके चालू कर दिया गया था। रोम साम्राज्य के परवर्ती काल में वहां की नौकरशाही के उच्च तथा मध्यम वर्ग के लोग बहुत धनी थे, क्योंकि उन्हें अपना वेतन सोने के रूप में मिलता था, और वे अपने वेतन का सबसे ज्यादा भाग जमीन और बहुत सारी संपत्तियां इत्यादि खरीदने में बिताते थे। इसके अतिरिक्त दोस्तों वहां पर भ्रष्टाचार भी बहुत फैला हुआ था। अब आप कहेंगे हम कैसे कह सकते हैं कि वहां पर भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा फैला था? तो देखिए भ्रष्टाचार के बारे में हमको पता चलता है कानूनों से। क्यों? क्योंकि कानून अगर कहीं पर बना है तो इसका मतलब ये है कि वहां पर वो अपराध किया गया होगा, और अगर अपराध होगा तभी तो कानून बनता है। इसका मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे भ्रष्टाचार वाले कानून बने थे, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वहां पर भ्रष्टाचार भी फैला हुआ था। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, रोमन साम्राज्य में पहले गणतंत्र था, उसके बाद में सम्राट के आने के बाद में वहां पर तानाशाही व्याप्त हो गई थी, और तानाशाही के चलते असहमति, आलोचना कभी कभार ही बर्दाश्त की जाती थी। कहने का मतलब तो बर्दाश्त की ही नहीं जाती थी। आमतौर पर सरकार का विरोध करने वाले लोगों को हिंसात्मक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। बाद के वर्षों में यानी कि 4वीं शताब्दी तक आते आते रोम के सम्राटों के खिलाफ एक कानून भी बनाया जाने लगा, जिसके अंतर्गत कोई भी सम्राट अपनी मनमानी नहीं कर सकता था, और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून प्रबल रूप से कार्य करते थे। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं परवर्ती पुरा काल के बारे में। परवर्ती पुरा काल जो कि शुरू होता है 4वीं से 7वीं शताब्दी तक।
चौथी शताब्दी में साम्राज्य में खूब सांस्कृतिक और आर्थिक हलचल हुए थे। जैसे इस अवधि में धार्मिक जीवन में खूब महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे, जिनमें से एक था सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा ईसाई धर्म को राजधर्म बना लेने का फैसला, और दोस्तों दूसरा था 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का उदय होना। ये परिवर्तन दोस्तों सम्राट डायोक्लेशियन के समय से शुरू हुए थे। सम्राट डायोक्लेशियन ने देखा कि साम्राज्य का बहुत ज़्यादा विस्तार हो चुका है और उनके बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जिनसे कोई आर्थिक मदद मिलती ही नहीं, यानी कि उनसे कोई भी प्रकार का टैक्स कर नहीं मिलता है। इसलिए सम्राट ने उन हिस्सों को छोड़ दिया और अपने साम्राज्य को थोड़ा सा छोटा बना लिया। उसने साम्राज्य की सीमाओं पर किले बनवाए, प्रांतों का पुनर्गठन किया और ऐसे बहुत से कार्य किए जो सैनिकों को नहीं करने पड़ते थे। यानी कि कह सकते हैं कि सैनिक बहुत सारे उस समय पर ऐसे कार्य करते थे जो सैनिकों को नहीं करने चाहिए, तो उन्होंने असैनिक कार्यों को सैनिकों से अलग करवा दिया। साथ ही उन्होंने सेनापतियों को खूब स्वायत्ता दे दी, जिससे सैन्य अधिकारी खूब सारे शक्तिशाली होते चले गए। इसके बाद में आते हैं दोस्तों सम्राट कॉन्स्टेंटाइन पर। कॉन्स्टेंटाइन ने इनमें से कुछ परिवर्तनों को और ज़्यादा पुख्ता बना दिया और मजबूती वाले परिवर्तन कर दिए। क्या किया उन्होंने सिक्का चलाया जिसका नाम रखा सोलिडस, या 4.5 ग्राम का शुद्ध सोने का सिक्का बना होता था। मजे की बात तो यह है कि रोम साम्राज्य समाप्त हो गया, लेकिन ये सिक्का नहीं समाप्त हुआ था, बहुत लंबे समय तक चलता रहा था। कॉन्स्टेंटाइन ने एक परिवर्तन और भी किया था। कौन सा परिवर्तन था? वो था दोस्तों राजधानी बनाने का। यानी कि उन्होंने एक नई राजधानी बनाई जिसका नाम रखा कुस्तुनतुनिया। यह नई राजधानी 3 ओर से समुद्र से घिरी होती थी। अब यह नई राजधानी थी तो यहाँ पर सेनेटरों की भी जरूरत पड़ती होगी, इसलिए चौथी शताब्दी में शासक वर्गों को बड़ी तेजी से विस्तार करना पड़ा। इससे मौद्रिक स्थायित्व और बढ़ा, जनसंख्या खूब बढ़ी, जिसके कारण आर्थिक विस्तार भी खूब तेजी से बढ़ता गया। स्रोतों से दोस्तों पता चलता है कि यहाँ पर औद्योगिक धंधों सहित ग्रामीण उद्योगों में भी खूब पैसा लगाया जाता था, यानी कि पूंजी लगाई जाती थी। इनमें से तेल की मिलें थी, शीशे के कारखाने थे, पेचों की प्रेसें थी तथा पानी की मिलें हुआ करती थी। इन सभी के फलस्वरूप शहरी संपदा एवं समृद्धि में खूब वृद्धि हुई थी, जिससे स्थापत्य कला के नए नए विकसित रूप हुए और भोग विलास के साधनों में खूब ज्यादा तेजी आई थी। शासन करने वाले पहले से खूब अमीर होते चले गए और मिस्र में इन परवर्ती शताब्दियों के सैकड़ों दस्तावेज मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि इस समय समाज में बहुत ज्यादा खुशहाली थी, जहां मुद्रा का खूब इस्तेमाल होता था। गांव तरफ के लोग भी भारी मात्रा में सोने के रूप में लाभ कमा रहे थे, यानी कि सोना कमा रहे थे। दोस्तों बात करते हैं संस्कृति की, तो यूनान और रोम वासियों की पारंपरिक धार्मिक संस्कृति जो थी वो बहुदेववादी थी। ये लोग अनेक पंथों और उपासना पद्धतियों में अपना विश्वास रखते थे और जुपिटर, जूनो, मिनर्वा और मार्स जैसे अनेक रोमन इतालवी देवों और यूनानी तथा पूर्वी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, जिसके लिए उन्होंने साम्राज्य भर में हजारों मंदिर बनवाए थे, मठ बनवाए थे, देवालय बनवाए थे। रोमन साम्राज्य का एक अन्य बड़ा धर्म यहूदी धर्म भी था, लेकिन इस धर्म में बहुत सारी विविधताएं थी, इसलिए 4वीं और 5वीं शताब्दी में साम्राज्य का ईसाईकरण हुआ था। अब आप कहेंगे ईसाईकरण क्या होता है? तो दोस्तों ईसाईकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा ईसाई धर्म भिन्न भिन्न जन समूहों के बीच में फैलाया गया और वहां प्रमुख धर्म बना दिया गया। वापस से आते चैप्टर पे। जनता की खुशहाली खास तौर पर पूर्वी भागों में खूब फैली थी, जहां की आबादी 6वीं शताब्दी के मुख्य भाग तक बढ़ती जा रही थी। हालांकि एक प्लेग नाम की बीमारी यहाँ पर हुई थी, जिसके कारण संपूर्ण भूमध्य सागरीय प्रदेश जितने भी थे प्रभावित हुए थे। इसके विपरीत पश्चिम में साम्राज्य थोड़े से टूटने लगे थे, क्योंकि दोस्तों उत्तर से आने वाले जर्मन मूल, जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया होगा, इन्होंने साम्राज्य के बहुत बड़े बड़े प्रांतों को अपने कब्जों में ले लिया था और राज्य स्थापित कर लिए थे, जिन्हें बाद में हम रोमोत्तर राज्य भी कह सकते थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण राज्य थे स्पेन में विसिगोन्थो, गॉल में फ्रैंको और इटली में लोम्बार्डो का राज्य। अब बात करते हैं दोस्तों रोमन साम्राज्य के अंत की। 7वीं शताब्दी के प्रारंभिक के दशकों तक आते आते रोम और ईरान के बीच में लड़ाई छिड़ गई थी। ससानी शासकों ने मिस्र सहित सभी विशाल पूर्वी प्रांतों में बड़े बड़े पैमाने पर आक्रमण किया था और बाइजेंटियम ने 620 के दशक में इन प्रांतों पर फिर से अपना कब्जा कर लिया। अब आप कहेंगे कि ये बाइजेंटियम कहाँ से आ गया? दोस्तों ये रोम साम्राज्य का नया नाम था जो इस टाइम में फेमस हुआ था। जैसे हमारे भारत में इस टाइम पे भारत का नाम अगर हम देखें विश्व में, तो कोई भारत नहीं बोलता, इंडिया बोलता है। कल को मान लेते हैं हम भारत का एक नया नाम रख देते हैं, तो वो नाम जब फेमस हो जाएगा तो उस समय पर वो ही नाम कहा जाएगा। तो ऐसे ही रोमन साम्राज्य का जो उस टाइम का नाम था लगभग 7वीं शताब्दी के आसपास का, वो था बाइजेंटियम। इसके बाद में कुछ ही वर्षों के बाद में दक्षिण पूर्व की ओर से एक बहुत जोर का धक्का लगा, जिसे बाइजेंटियम जो था वो सहन नहीं कर पाया। अब आप कहेंगे धक्का कौन सा था? अरब प्रदेश से शुरू होने वाले इस्लाम के विस्तार को प्राचीन विश्व के इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति कहा जाता है। सन 642 तक जब पैगंबर मोहम्मद की
मृत्यु को मुश्किल से 10 साल बीते थे, तब पूर्वी रोमन और ससानी दोनों राज्यों में बड़े बड़े भागों में अरब का कब्जा हो गया था। एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि उभरता हुआ इस्लामी साम्राज्य तभी जीत पाया जब उसने अरब जनजातियों को पराजित कर दिया था, और जिसने एक शताब्दी के बाद में स्पेन, सिंधु और मध्य एशिया तक अपनी जड़ें फैला ली थी। इस्लाम की जड़ें अरब से शुरू होकर सीरिया, रेगिस्तान तथा दोस्तों इराक की सरहदों तक पहुंच चुकी थी, जिसके बाद मुस्लिम सेना दूर दूर तक चली गई। और जैसा कि आगे वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे इस्लाम धर्म के बारे में, तो ये था दोस्तों रोमन साम्राज्य का अंत, जहां पर मैंने आपको पढ़ाया रोमन साम्राज्य के बारे में सारी बातें। रोमन साम्राज्य एक बहुत ही विस्तृत साम्राज्य था, जिसका अंत आपने देखा किस तरीके से हुआ। दूसरे जो जर्मन मूल जनजाति के लोग थे या फिर अरब इस्लामी लोग थे, जिन्होंने रोमन साम्राज्य को अंत कर दिया। अब दोस्तों यहीं पर चैप्टर का भी अंत हो जाता है, और दोस्तों अब आपको रोमन साम्राज्य की कोई और वीडियो नहीं मिलेंगी, बिकॉज चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो नाइस लेक्चर लिख करके मुझे कमेंट करके बताइए, मेरा प्रोत्साहन बढ़ाइए, ताकि मैं आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए उत्साहित हो सकूं, मतलब मेरा अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़े, क्योंकि आप लोग जब नाइस लेक्चर लिखते हैं तो मेरे दिल को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद जरूर आई होगी। और हाँ, अगर आपको पूरी बुक के किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो दोस्तों पूरी बुक के हमने नोट्स बना रखे हैं सिर्फ एक ही PDF फाइल में, जहाँ पर आपको नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और बहुत सारा मटेरियल देखने को मिलेगा। साथ में हम लोग फ्यूचर में इसको अपडेट भी करते रहेंगे, और अपडेट फाइल आपको फ्री में भेजी जाती रहेगी। तो अगर आपको वो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से जा करके खरीद सकते हैं। और बहुत ही कम कीमत रखी है। एक कप कॉफ़ी बहुत महंगी हो गई, एक कप चाय की कीमत की जो है आपको वो पूरे नोट्स देखने को मिल जाएंगे। और इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दोस्तों हम लोग पेपर के टाइम पर देखेंगे। और दोस्तों इस चैप्टर का जो रिवीजन होगा वो भी हम लोग एग्जाम के कुछ दिन पहले फिर से करेंगे, जहाँ पर हम इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपने कौन कौन से इस चैप्टर के पार्ट देखे और कौन कौन से पार्ट आपको समझ में नहीं आए। एक चीज़ और भी बताना, अगर आप चाहते हो कि मतलब मुझे अपना टीचर मानते हो, तो मुझे ये जो बताना कि इस वीडियो को आपने अभी तक देखा है, मतलब एंड तक देखा, और कितने पार्ट आपने पूरे देखे और कितने पार्ट आपने डाउनलोड करके देखे, मुझे इतना आपसे जानना है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।